हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिंदी की क्लास में वर्णमाला चैप्टर की आज बात करेंगे हम। वर्णमाला में जो संस्कृत में जो स्वर की संख्या होती है वो 9 होती है। अगर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बात करें, जो स्वर की संख्या है उन्होंने बताई है 10। और हिंदी में जो कुल स्वर होते हैं, स्वरवर्ण, वो होते हैं 11। और संस्कृत में कुल वर्ण जो होते हैं स्वरवर्ण वो होते हैं 13। तो इसी में लिख सबसे पहले संस्कृत संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और हिंदी में फिर लिखेंगे जो भोलानाथ है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तिवारी के अनुसार स्वर वर्ण कितने बताए हैं उन्होंने? 10 बताए हैं। और हिंदी में जो कुल स्वर वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 11। हिंदी में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। और संस्कृत में कुल स्वर वर्ण की संख्या है वो है 13। संस्कृत में कुल स्वर वर्ण कितने हैं? 13। और वो कौन कौन से हैं? आ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, और ऋचा वाला ऋषि, और ल कृषि वाला, ये होते हैं 13। और जो 13 जो 11 होते हैं, 11 में क्या क्या कौन कौन से नहीं होते? ये इन सब मिला और इनको छोड़कर जो ऋचा वाला यानी को छोड़कर छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? हिंदी के कुल। और इन दो को छोड़कर, और इसमें बात करें, इनमें कौन कौन से को छोड़कर वो हो जाएंगे ऋषि और ऋचा वाला ऋषि और कृषि वाला, ये इनको छोड़कर जो 13 संख्या है इनमें से इसको इसको और इसको छोड़कर ये क्या बन जाएंगे? भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर्णभंग संख्या हो जाएगी। अब संस्कृत में स्वर्णभंग संख्या बात करें तो इसमें कौन कौन से छोड़ दिए जाएंगे? आ, ई, उ, और ऋचा वाला ऋषि छोड़कर जो संख्या होगी वो हो जाएगी 9। अब बात करें, एक होते हैं आगत स्वर।
आगत स्वर। आगत स्वर का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है? आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर होता है ये। इसका जो उपयोग है वो होता है अंग्रेजी शब्दों के साथ। अंग्रेजी के शब्दों के साथ, जैसे कि ऑफिस, ऑफिस, बॉस, कॉफी, इनमें क्या है, इस आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला है मात्रा। हिंदी में क्या है? हिंदी में जो कुल मात्राएं होती हैं उनकी संख्या होती है 10 मात्रा। हिंदी में कुल मात्रा कितनी होती है? 10। और जो बड़ा छोटा आ है इसकी क्या है? आ, कोई इसकी कोई मात्रा नहीं होती। वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। और वो मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? बड़ा का बड़े आ की मात्रा होती है आ, डंडा। छोटी ई की होती है बड़ी ई की छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की छोटी ए की बड़ी ए की छोटा ओ की बड़ा ओ की बड़ा ओ की और एक होती है रैरिसी वाली। ये होती है रैरिसी वाली। तो इनकी जो संख्या है वो होती है 10 और जो छोटा आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। और एक इसको नोट, एक बात नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, नोट। जो मात्राएं स्वर्ण की मात्रा जो होती है वो स्वर्ण की होती हैं, जो क्या है व्यंजनों के वर्णों पर लगाई जाती हैं। यानी जैसे कि इस मात्रा को क्या है, मात्रा को मात्रा किसकी होती है? स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण की होती है जो व्यंजन वर्ण पर लगाई जाती हैं। अगली बात करें इसमें, जो छोटी ई, बड़ी ई और रैरिसी हैं, ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? ये वर्ण जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी हो जाते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। यानी 3 वर्ण कौन कौन से? आ, छोटी बड़ी और रारसी को छोड़कर बाकी सभी वर्ण
पुल्लिंग होते हैं। अब बात करें लिपि। लिपि क्या होती है? जो हिंदी वर्णमाला की जो देवनागरी है, जो हमारी जो, जैसे कि ये जो जो हम हिंदी में वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आ, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। देव जो हमारी जो देवनागरी लिपि है, वो किससे विकसित हुई है? वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि की जो परिष्कृत रूप है वो है नागरी लिपि से। इसके बाद आते हैं, इसके बाद इसको क्या कहा जाने लगा? देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। जो देवनागरी लिपि है और नागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि जो है वो क्या है? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। लिपि हिंदी वर्णमाला वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यानी जो ये वर्ण है वो किस लिखे जाते हैं? वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। और जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप कौन सा है? नागरी लिपि। नागरी लिपि है, जिसका बाद में देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। चौथा पॉइंट है, ये जो लिपि है वो कैसी ओर से लिखी जाती हैं? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। देवनागरी, नागरी और ब्राह्मी लिपि, यानी ये तीनों लिपि हैं। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। यानी इधर से इधर की तरफ। जो उर्दू है हमारी, वो इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है। अब बात करेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने बताए थे? 5। सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन का जो अन्य नाम है वो होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन और क्या होता है? उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, इनकी जो संख्या है वो होती है, इसमें 5 वर्ग और 5 क्या होते हैं? तो इसलिए इसकी संख्या हो जाती है 25। 25 वर्ण होते हैं किसमें? हमारे स्पर्श व्यंजन में। पहले बात करें, एक होता है इसमें क वर्ग। क वर्ग में आते हैं का,
ख, ग, घ, अण। दूसरा होता है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ण। तीसरा होता है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन क्या आते हैं? ट, ठ, न, ड, ण। ट वर्ग। ध, न। पांचवा वर्ग जो होता है वो होता है प वर्ग। प, फ, व, भ और म। इसमें स्पर्श व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो का होता है। पहला व्यंजन जो एग्जाम में पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन का पहला व्यंजन कौन सा होता है तो वो होगा का। और अंतिम व्यंजन कौन सा होगा? मा। स्पर्श व्यंजन का। अब इसी में बात करें, इसकी क्या है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ग है उसको कहा जाता है पंचम वर्ग। और पंचम वर्ग के जो अन्य नाम होते हैं पंचाक्षर, अनुनासिक वर्ग, अनुस्वर वर्ण या नासिका या नासिका वर्ण। ये वाला जो वर्ग होता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। और पंचम वर्ण के अन्य नाम, इसके जो अन्य नाम है वो क्या है? पंचाक्षर, अनुनासिक वर्ग, अनुनासिक वर्ण, अनुस्वर वर्ण, नासिक्य वर्ण या नासिका वर्ण। किसको कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर वर्ण को। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पंचम वर्ग अर्थात अनुनासिक वर्ण के स्थान पर ही शब्दों में अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी इन्हीं के स्थान पर क्या होता है, जब हम कोई अक्षर लिखते हैं तो उनके स्थान पर किसका प्रयोग होता है? अनुस्वर स्वर का। पंचम वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण के स्थान पर ही शब्दों में अनुस्वर चिन्ह यानी इसका का प्रयोग होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पहले वर्ग का अंतिम अक्षर ये होता है, तो इसका जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? जैसे कि मंगल है, कंगन है, इसके स्थान पर क्या है? और गंगा,
गंगा। गंगा को और जो अलग कैसे लिखा जाता है, गा न गा। इसके स्थान पर जो है किसका प्रयोग किया गया है, इस अनुनासिक स्वर का। और इसका जो दूसरे वर्ग का अंतिम अक्षर है ये होता है इसमें, जैसे कि पतंजलि, पतंजलि। जो हमारा अनुनासिक स्वर है ये किसके स्थान पर आया है, पतंजलि। ये जो हमारा इसके स्थान पर आया है। अब तीसरा लिखेंगे ना, ये किसके स्थान पर आया है, जैसे कि पंडित। पंडित ऐसे लिखते हैं, लेकिन पंडित ये इसके स्थान पर किसका, अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। यानी ये लिखा किस गया है, पंडित। इसके स्थान पर क्या हुआ है, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर अनुनासिक स्वर आया है। अगला है हमारा ने। जैसे कि संदेह, ये आया है हमारे किस किस प्रकार से, संदेह के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर ये अनुनासिक स्वर आया है। एक होता है एम, जैसे कि स्वयं, स्वयं, स्व, ये जो हमारा मैं, इसके स्थान पर आया है अनुनासिक स्वर। यानी अनुनासिक को नासिक वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक या नासिक्य वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर परिवर्तन यानी परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक बार से फिर हम इन वर्णों को लिखते हैं, यानी क वर्ग को, क वर्ग, क वर्ग, का, खा, गा, घा, ड़, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। हाँ। और इनके स्क्वायर हम क्या है, जो अल्पप्राण वर्ग होते हैं उनको बारे में बताएंगे, और महाप्राण होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं और अघोष वर्ण, उनके बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अल्पप्राण वर्ग के बारे में। अल्प प्राण वर्ग,
अल्प प्राण वर्ग किसको कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ी श्वास वायु शरीर से बाहर निकले, उनको क्या बोला जाता है? अल्प प्राण वर्ग। यानी इसका मतलब होता है थोड़ा वायु, यानी कम वायु निकले। और जो महाप्राण होते हैं उनमें क्या है, हमारे शरीर से अंदर से क्या है, ज्यादा श्वास निकलती है। इसका पहचानने का जो दूसरा तरीका है वो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण होता है। और इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन में कुल अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं? 5 गुणा 3 बराबर 15। यानी कौन कौन सा? पहला वर्ग, ये 12 वर्ग को क्या होगा? ये अल्प प्राण का, अल्प प्राण। और कौन सा होगा? तीसरा कौन सा है? ये वाला। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये भी अल्प प्राण होगा, थर्ड वाला अल्प प्राण। और पांचवा ये भी अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? हर प्राण में 3, हर प्राण जो वर्ग है उसमें 5 है और इसलिए 3 वर्ग हैं, तो इसलिए इनकी संख्या हो जाती है स्पर्श व्यंजन में 15। तो दूसरा है हमारा महाप्राण, महाप्राण वर्ग। महाप्राण वर्ग किनको कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास यानी वायु शरीर से बाहर निकलती है। तो जब हम इन जो ये व्यंजन है इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका उच्चारण करते समय जो है हमारे जो शरीर से वो वायु है वो अधिक निकलती है। दूसरा, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? जो दूसरा और चौथा वर्ण है, कौन कौन सा? ये दूसरा और चौथा, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। ये भी महाप्राण वर्ण हो जाएंगे। इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण है।
इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन में इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन में कुल महाप्राण कितने होते हैं? वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 × 2 10 हो गई। अब है घोष और सघोष। घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो वो वर्ण कहलाए जाएंगे घोष या सघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो तो वो क्या कहले जाएंगे? घोष या सघोष वर्ण। दूसरा कैसे पहचानेंगे? स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। तो इनकी जो संख्या वो कितनी हो जाएगी? स्पर्श व्यंजन में घोष वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ग हो जाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ण में जो वर्ण है वो होते हैं 5, तो इसलिए इनकी संख्या हो जाएगी 15। यानी कौन कौन से वर्ण हैं? ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला क्या है? घोष वर्ण। ये भी घोष, ये भी घोष। और सघोष कौन से हो जाएंगे? अघोष और ये पहला और दूसरा कौन सा वर्ण हो जाएगा? अघोष वर्ण। तो इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन में अघोष वर्णों की संख्या हो जाएगी 10। तो इसी को लिखेंगे अघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन, गूंज, झंझकार उत्पन्न ना हो तो वो वर्ण क्या कहलाए जाएंगे? अघोष वर्ण। और ये क्या कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। और इनकी संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन में कुल
अघोष वर्ण कितने हैं? 10। 5 into 2, 10 वर्ण। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे जो अगले व्यंजन रहे अंतस्थ वर्ण व्यंजन, ये रहे ऊष्म व्यंजन होते हैं, उत्सिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो इनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।